Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. हाय गाइस, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल हैप्पी कॉमर्स हब। कैसे हैं आप सभी? आई होप एंड विश की सभी कैंडिडेट्स बहुत अच्छे हैं। और जो हमारे पास अभी हमारा गोल्डन टाइम है यूजीसी नेट को लेकर, एमपी सेट, राजस्थान सेट, एक बहुत अच्छा गोल्डन पीरियड हमारे साथ है, ताकि अगर हम अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो सारे एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं और हमारा जो फ्यूचर है, हमारा जो ड्रीम है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की, उनको पूरा कर सकते हैं। सो गाइज, पहली बात तो ये कि जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका इन सब एग्ज़ाम्स में पूरी तरीके से एक अच्छी गाइडेंस आपको मिल पाए और आपको एक अच्छी हेल्प मिल पाए चैनल के थ्रू। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका कॉमर्स का सिलेबस है, उस कॉमर्स के सिलेबस की हम यहाँ पर बात करेंगे। अब वो कॉमर्स का सिलेबस, पहली बात तो गाइज ये देख लीजिए, वी आर नॉट स्पेसिफिकली हियर फॉर एनटीए नेट। क्लियर? एनटीए नेट के लिए हम स्पेशली यहाँ पर नहीं हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे एमपी सेट की और राजस्थान सेट की। उसका रीज़न है कि सिलेबस तीनों एग्जाम्स का सेम ही रहने वाला है। एज इट इज़ जो आपका सिलेबस नेट का है वही रिमेनिंग दोनों जो सेट एग्जाम हो रहे हैं उसमें भी फॉलो होगा, और रिमेनिंग जितने भी सेट एग्जाम्स होते हैं सेम ही फॉलो होता है। तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि कॉमर्स की बेस्ट प्रिपरेशन कैसे करें। अब हम इसमें किस तरीके से बात करेंगे वो देख लेते हैं। गाइज देखो, अगर हम बात करें आपके सिलेबस की, तो कुछ कैंडिडेट्स वो हैं जो ऑलरेडी जीआरएफ होल्डर हैं या जिन्होंने नेट क्लियर कर रखा है, और कुछ कैंडिडेट्स वो कैंडिडेट्स हैं जो फर्स्ट टाइम सेट का एग्ज़ाम देंगे। तो ऑब्वियसली बात है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नेट और जीआरएफ करने के बाद भी सेट एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, और काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन भी है कि मैम हमारा नेट जीआरएफ क्लियर है, हम सेट दें या नहीं। तो गाइस, सेट देना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी इच्छा है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है। आपका नेट जीआरएफ क्लियर है, दैट्स इनफ, क्योंकि जो नेट है वो नेशनल लेवल पर हो रहा है वैसे भी, और जो सेट एग्ज़ाम है वो स्टेट लेवल पर हो रहा है। एग्ज़ाम के में क्या फ़र्क है, इसका मैंने बहुत अच्छा प्रॉपर वीडियो बना रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। और इसी के साथ जो राजस्थान सेट का प्रीवियस पेपर है, कॉमन पेपर, वो भी मैंने चैनल पर अपलोड कर रखा है, और कॉमर्स का पेपर भी बहुत जल्द मैं विद सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगी। इसी के साथ जो नेट के प्रीवियस पेपर हैं, तो 2-3 पेपर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ताकि आपको ये मालूम चल जाए कि पेपर का पैटर्न क्या रहता है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सबसे पहले हम पूरा सिलेबस देखेंगे, उसके बाद ये देखेंगे कि कौन सी यूनिट किस तरीके से रेडी की जा सकती है, और बेस्ट स्ट्रेटेजी कॉमर्स के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए क्या रह सकती है। तो आप पूरी वीडियो में लगातार बने रहना, लास्ट तक बने रहना, ताकि आपका कोई भी पॉइंट छूटे नहीं। और अगर कुछ छूटता है तो फिर कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते हैं, तो इससे बेटर है हम 15-20 मिनट निकाल कर सारा वीडियो देख लें, ताकि अगर कुछ कन्फ्यूजन रहता भी है तो वो क्लियर हो जाए। अगर इसकी बात करें सिलेबस की गाइस, तो हमारे पास 10 यूनिट्स हैं। पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स स्टिल ऐसे हैं जिनको यही पता नहीं होता कि पेपर पैटर्न कैसा होता है। ध्यान रखिए, अगर आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिसके भी अभी फॉर्म फिल हो रहे हैं और 17 जनवरी लास्ट डेट है, तो नेट का एग्ज़ाम कैंडिडेट्स ऑनलाइन होता है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सेट का एग्ज़ाम है वो आपका ऑफलाइन होगा, ध्यान रखिएगा, दोनों बातों में अंतर है। नेट का पेपर और सेट का पेपर कंपैरेटिवली इजी आता है, इसीलिए स्टेट लेवल है, और ऑब्वियसली बात है नेशनल लेवल है तो टफ रहेगा। राजस्थान में सेट 10 साल बाद हो रहा है, तो कट ऑफ का हम अभी मेजरमेंट नहीं कर सकते, ये तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर्म फिल करने के बाद और इसके बाद जो पेपर का लेवल रहेगा उन सबको देखने के बाद हम एक टाइम के बाद आइडिया लगा पाएंगे। हालांकि वो हम इन फ्यूचर जरूर डिस्कस करेंगे, बट जो नेट का परसेंटेज रहता है वो अप्रॉक्स रहता है गाइज। जनरल कैंडिडेट में हम मान के चलते हैं 58 to 60% में आपका नेट क्लियर हो जाता है। तो यानी कि आपको कितने मार्क्स चाहिए, 300 में से आपको 180 से 200 का ग्राफ रखना है, अगर आपको केवल नेट निकालना है तो। और अगर ऑल इंडिया रैंक लानी है जीआरएफ, तब तो आपको एटलीस्ट 240-260 का ग्राफ आपके माइंड में रखना पड़ेगा, तब जाके आपका इतना अच्छा स्कोर हो पाएगा। ध्यान रखिए, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो क्वेश्चंस तो हमको सारे अटेंड करने होते हैं। अब हमारे पास हम बात करते हैं कितनी यूनिट्स होती हैं, तो कॉमर्स के पेपर में हम देखें 10 यूनिट्स हमारे पास है। बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मेथड्स, बिजनेस मैनेजमेंट और एचआरएम, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मार्केटिंग मैनेजमेंट, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस और इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। अब एक और बात इसमें हम देखते हैं जो राजस्थान के कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि राजस्थान में हमारे पास जो एमकॉम होता है वो कैसा होता है, कैंडिडेट स्पेशलाइजेशन वाला होता है, लाइक एमकॉम इन एबीएसटी, एमकॉम इन ईएफएम, ठीक है, और एमकॉम इन बीएडीएम। तो ये हमारा जो एमकॉम का स्पेशलाइजेशन है इस तरीके से रहता है। बट जो आपका नेट का और सेट का पेपर लगेगा वो तो कॉमन लगेगा, यानी कि जो कॉमन कॉमर्स का
आपका पेपर आता है वो लगेगा। जो कैंडिडेट सेट दे रहे हैं उनके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए हम केवल EFM से हैं तो हमको बिजनेस स्टडीज़ भी पढ़नी पड़ेगी और अकाउंटेंसी भी पढ़नी पड़ेगी। और उसके बाद भी रीज़न ये कि हमको यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव में तो पेपर देना नहीं है, हमको तो यहाँ पर डीपली पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हम अपना बेस्ट ऑप्शन चूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास कॉमन, आपको कॉमर्स तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम है नहीं, 19 मार्च को पेपर है, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए ताकि डिले नहीं हो। 19 मार्च के अकॉर्डिंग बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी उसकी भी हम बात करेंगे। अब देखते हैं फर्स्ट यूनिट में आपके पास क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो फर्स्ट यूनिट की हम बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस। तो इसमें है आपके पास कंसेप्ट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, और उसके अंतर्गत है इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज, यानी कि जो आपका आर्थिक पर्यावरण है, ठीक है, उसके बारे में आपसे यहाँ पर बात कर रहे हैं। कुछ हिंदी वाले कैंडिडेट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए होंगे, तो हम यहाँ पर दोनों लैंग्वेजेस में डिस्कस कर लेते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आपका आर्थिक पर्यावरण, तो इकोनॉमिक सिस्टम जो आपकी आर्थिक प्रणालियाँ काम कर रही हैं, आपकी आर्थिक नीतियाँ। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट यानी कि आपका राजनीतिक वातावरण, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस। फिर आपका लीगल एनवायरनमेंट, उसमें क्या क्या आ गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ गया, फेमा आ गया, सोशल कल्चर फैक्टर्स इन दियर इन्फ्लुएंसेस ऑन बिजनेस, ठीक है, जो आपके सामाजिक तत्व हैं उनका फैक्ट आ गया, और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी यहाँ पर आ गई है। फिर आपके पास स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा व्यापार है उसके बारे में बात की गई है। वैश्वीकरण और मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, और इंटरनेशनल बिजनेस में आप किस तरीके से एंटर कर सकते हैं, किस किस तरीके से इंटरनेशनल बिजनेस होता है। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। और इसी के साथ हम नीचे बात करें तो आपके पास है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, टाइप्स ऑफ FDI, कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ FDI टू होम एंड होस्ट कंट्री, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट है आपके पास होस्ट कंट्री के बाद ट्रेंड्स इन FDI, इंडिया की FDI पॉलिसी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंपॉर्टेंट एंड कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट है आपके पास रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस और लेवल ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस। इसके अंतर्गत जितने भी आपके पास जो बिजनेस एसोसिएशंस होते हैं वो आ जाते हैं। और उसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो आपके पास क्या क्या है, EU, यूरोपियन यूनियन, उसके बाद आसियान, सार्क और नाफ्टा, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, अंकटाड और WTO का आपका सब कुछ आ जाएगा। अब देखिए इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाएगी उसका हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 2 बुक आपको प्रेफर करनी होगी। एक तो बुक हो जाएगी भारत में आर्थिक पर्यावरण, ठीक है, अगर हम इंग्लिश में बात करें तो आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। और इसकी अगर आपके पास जैसे मान लीजिए नेट की बात करते हैं तो सारे कैंडिडेट्स तो राजस्थान के होंगे नहीं, तो आपके जो UG PG में बुक इजीली मिल जाएगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी अगर हम यूनिवर्सिटीज़ का करिकुलम देखें तो ऑलमोस्ट सेम सा ही होता है। और नहीं है तो फिर भारत में आर्थिक पर्यावरण, और ये बुक आएगी आपकी RBD की, और इसके राइटर हैं ओझा एंड ओझा। तो आप इन बुक्स को अपने पास नोट डाउन कर लीजिए ताकि परचेज करने में इशू ना रहे। नेक्स्ट है आपके पास अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व वित्त, ठीक है, जो सेकंड बुक आपकी यहाँ पर फॉलो होगी वो होगी इंटरनेशनल बिजनेस एंड फिनेंस। तो यहाँ पर आपकी सेकंड बुक हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए कैंडिडेट्स, ताकि आप लिख सकें और जो भी बुक्स हैं वो लेकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, व्यापार व वित्त। और इसके जो ऑथर हैं वो आप ले सकते हैं, अजमेरा बुक कंपनी की बुक आएगी, तो ये आप उसको ले सकते हैं। नेक्स्ट की हम बात करते हैं बुक्स के अलावा भी गाइस कैसे प्रिपरेशन की जाएगी उसकी हम बिल्कुल लास्ट में बात करेंगे, बट पहले हम इंडिविजुअल यूनिट के अकॉर्डिंग बुक देख लेते हैं। इसके बाद है आपका अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, लेखांकन और अंकेशन। तो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, आपके जो आधारभूत क्या है लेखांकन के सिद्धांत हैं। उसके बाद आपका पार्टनरशिप अकाउंटिंग यानी कि साझेदारी की कंप्लीट अकाउंट जो हमने कक्षा 12 में पढ़े थे, और उसके बाद हमने UG में भी पढ़े हैं इसको, और जो ABST से MCOM कर रखा है उन्होंने तो उसके बाद भी इनको पढ़ा होगा। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इशू, फोरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, एक्विजिशन, मर्जर, अमालगमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज, होल्डिंग कंपनी अकाउंट। कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, प्रोसेस कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में है हमारे पास रेशियो, फंड फ्लो और कैश फ्लो जो हमेशा फिक्स ही रहता है एक तरीके से। ह्यूमन रिसोर्स की अकाउंटिंग है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS। ऑडिटिंग में है इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट, वाउचिंग, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ असेट्स, लाइबिलिटीज, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट, कॉस्ट ऑडिट, रिसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिट,
मैनेजमेंट ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, एनवायरनमेंट ऑडिट, सिस्टम ऑडिट और सेफ्टी ऑडिट। कैंडिडेट्स इसकी तैयारी हमें कहाँ से करनी है उसकी हम बात कर लेते हैं। पर इसमें एक बार ये बात आप जान लीजिए कि जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि जो ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी वो बिजनेस साइड और हम कह सकते हैं जो भी जिसमें स्पेशलाइजेशन कर रखा है रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट्स को उनको प्रिपेयर करने में प्रॉब्लम थोड़ी बहुत तो फेस करनी ही पड़ेगी। दूसरी बात, हमारे पास टाइम कम है, ठीक है, वी आर हैविंग ओनली 2 मंथ्स और उसमें हमको पेपर 1 भी रेडी करना है और पेपर 2 भी हमको यहाँ पर रेडी करना है। फॉर्म भरते टाइम ध्यान रखिएगा, ज़्यादा नहीं सोचना है। स्पेशलाइजेशन वाले कैंडिडेट्स कॉमर्स का फॉर्म भरेंगे, हालांकि कुछ कैंडिडेट्स डिमांड कर रहे हैं कि अगर जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ है वो स्पेशलाइजेशन करवाती है तो सेट एग्जाम भी स्पेशल एग्जाम में होना चाहिए। अगर चेंजेस होते हैं तो बेनिफिट सबको मिलेंगे, अदरवाइज आप लेट ना करें और अपना जो भी फॉर्म है उसको फिल कर दें, क्योंकि चेंजेस होंगे या नहीं ये हम कह नहीं सकते। बाकी कैंडिडेट्स डिमांड कर रहे हैं वो फिर भी हम कह सकते हैं यहाँ पर। अब अगर हम बात करें तो बुक तो देखिए गाइस, आप एक तो यहाँ पर बेसिक्स के लिए ले सकते हैं जो 12th NCERT की बुक है, क्योंकि NCERT में ज़्यादा डेटा होता नहीं है, इसलिए 12th क्लास में जो रेफरेंस बुक चलती है आपकी, ओके, DK गोयल, शैली गोयल करके, तो आप उसको ले सकते हैं। आपके घर में अगर छोटे भाई बहन है और वो इस स्टैंडर्ड में है तो आप उनकी ये बुक ले सकते हैं, DK गोयल और शैली गोयल। तो एक बुक तो हमारे पास इस वाली यूनिट के लिए हो गई 12th क्लास की, ओके। और नेक्स्ट बुक की हम बात करें तो यूजी में जो अगर राजस्थान पर्टिकुलर हम बात करते हैं तो यूजी में चलती है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एक बुक को आप वो ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसका जो ऑथर है वो RBD मिल जाएगा आपको, ये बुक बाकी स्टेट्स में भी अवेलेबल हो जाएगी। और इसी के साथ हम बात करें नेक्स्ट जो आता है हमारा, फिर यहाँ पर ऑडिटिंग का कंसेप्ट दे रखा है, तो ऑडिटिंग की जो बुक आती है वो आपको यहाँ पर लेनी पड़ेगी। राजस्थान में हम बात करें तो 3rd ईयर में चलती है, इसके अलावा जो अदर स्टेट्स में है उनमें भी आपको इजीली मिल जाएगी, ये कोई टफ बुक नहीं है। और इसके साथ हम देख लेते हैं ऑडिटिंग और कहाँ मिल सकता है हमको, तो जो ऑनलाइन CA के मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, वहाँ पर सबसे अच्छा और करंट डेटा मिलेगा आपको, तो आप वहाँ से भी अपनी स्टडीज़ को जारी रख सकते हैं। तो इस यूनिट को करने के लिए हमारे पास 3 बुक्स हैं, हम इसको कवर कर पाएंगे। और जो आपका कैश फ्लो, फंड फ्लो, ये आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक से भी कवर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा हमको इनको पढ़ना है नो डाउट, बट यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, यहाँ से वो लोग थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, वो यहाँ से आपको सॉल्व नहीं करवाते पूरा प्रॉपर क्वेश्चन, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कोई 1% की वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन देंगे आपको, दे विल गिव यू थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ओके। इसके बाद है यूनिट नंबर 3, पेशेंटली होकर देखिएगा, 10 यूनिट है, पूरी 10 की 10 यूनिट की हम यहाँ पर बात करेंगे। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, MCOM फॉर EFM वाले कैंडिडेट्स को तो दिक्कत होगी ही नहीं यहाँ पर। नेक्स्ट है आपके पास ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म्स, डिमांड एनालिसिस और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और मेजरमेंट्स, कंज्यूमर बिहेवियर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, प्राइस डिटर्मिनेशन इन बिटवीन इन अमंग डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स और प्राइस स्ट्रेटजीज, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब है कॉमर्स के जो मेन टॉपिक है, क्योंकि हमारे पास 2 ही मंथ्स है तो सारा टॉपिक तो मैं भी कवर नहीं करवा पाऊंगी, बट ऐसे टॉपिक जो थोड़े इंटरेस्टिंग है और हो सकता है टफ लग रहे हैं, जिनका कंटेंट आपको नहीं मिलता है, उनको मैं पोस्ट करूंगी। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स अगर आप डिमांड करते हैं कि मैम ये समझा दीजिए या फिर इसके MCQs वगैरह, तो पक्की तरीके से आई विल पोस्ट देम। और पेपर 1 की तो हम प्रिपरेशन स्टार्ट करने ही वाले हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आ रहा है, यूजफुल लग रहा है तो लाइक करना ना भूलें। इसकी हम बात कर लेते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की बुक, केवल एक ही बुक से आप सारा यहाँ पर अपना जो मैटर है वो कवर कर सकते हैं। एक टर्मिनोलॉजी और चलती है, क्योंकि UGC जो है उसने क्या करा है, CS कंप्लीट कैंडिडेट्स को किसके MCOM के इक्विवेलेंट माना है, PG के इक्विवेलेंट माना है। पर राजस्थान गवर्नमेंट में अभी जो RPSC के एग्जाम हुए थे असिस्टेंट प्रोफेसर के, ध्यान रखिए उसमें जिन कैंडिडेट्स ने CS के बिहाफ पर असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दिया था गाइज, उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो भी कैंडिडेट CS के बिहाफ पर अगर असिस्टेंट प्रोफेसर देना चाहते हैं तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू इन द फ्यूचर। तो अपना MCOM तो आप एटलीस्ट पूरा कर ही लीजिए, ठीक है। बाकी क्योंकि हम अगर सेट एग्जाम दे रहे हैं तो समवेयर वी आर बिग ड्रीम ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, और हमारे माइंड में कहीं ना कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, ये चीज़ है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, RPSC के रूल्स रेगुलेशन, और वो कहती है कि यहाँ पर आपको MCOM प्लस क्या चाहिए, नेट क्लियर होना चाहिए। तो CS वाले कैंडिडेट्स याद रखिएगा, अभी तो यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। और नेक्स्ट है आपके पास बिजनेस फिनेंस, यहाँ पर आपके पास लीज फिनेंसिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, फॉरेन एक्सचेंज, GDR, ADR, इंटरनेशनल आर्टिफिस, मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग। ये जो बुक है पर्टिकुलर किसी एक बुक में आपको ये डेटा नहीं मिलेगा, हमें 2 से 3 बुक्स में से छोटा छोटा करके निकालना पड़ेगा। जो इंटरनेशनल फिनेंस वाली बुक है उससे हम इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, इंटरनेशनल
आर्बिट्रेज, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में पढ़ सकते हैं। और ये वाला जो हमारा पार्ट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये आपको FM में मिल जाएगा, तो इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पर है नहीं। तो यहाँ पर 2 बुक हो गई हमारी, एक तो इंटरनेशनल बिजनेस की हम बुक पढ़ सकते हैं, ओके, तो वहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। और इसी के बाद एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक से हम ये यूनिट कवर कर सकते हैं। यूनिट नंबर 5 है आपके पास बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च मेथडोलॉजी। सबसे किसी को अगर इंटरेस्ट आता है तो बहुत ईजी है, अदरवाइज काफ़ी हम कह सकते हैं थोड़ी टिपिकल और टफ यूनिट है। फिर है आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि जो आपके केंद्रीयता के माप होते हैं वो, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मेजर ऑफ स्क्यूनेस, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। सीधा सीधा ये जो चारों यूनिट है बीकॉम फर्स्ट ईयर की जो स्टैटिस्टिक्स की बुक है, ओके, चाहे आप RBD की लीजिए यानी कि रमेश बुक डिपो की, चाहे अजमेरा बुक पब्लिकेशन, तो आप आराम से ले सकते हैं। सारा यूनिट यूं कवर हो जाएगा। इसके अलावा इस यूनिट को कवर करने के लिए मैं बता दूं, एक बुक आप प्रेफर कर सकते हैं, कैलाश नाथ नागर की आती है स्टैटिस्टिक की। कैलाश नाथ नागर काफ़ी अच्छी बुक है। और भी अगर हमें ढंग से पढ़ना है तो एक बुक और आती है S चंद। तो 3 बुक हो गई हमारे पास यहाँ पर, एक तो RBD या फिर अजमेरा बुक कंपनी की स्टैटिस्टिक्स की, नेक्स्ट है कैलाश नाथ नागर की, और एक S चंद की। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें के बाद जो रिसर्च का डेटा आपका आ जाता है, उसके बाद डाटा सैम्पलिंग, एस्टिमेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग और रिपोर्ट राइटिंग वगैरह, तो ये सब आपको कैलाश नाथ नागर और S चंद में मिल जाएगा। नहीं भी मिलता है तो फिर एक बुक और आप प्रेफर कर सकते हैं, यहाँ पर R कोठारी की बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। वैसे तो इन बुक्स में मिल जाएगा, इन द केस नहीं मिला समवेयर तो R कोठारी जो रिसर्च मेथोडोलॉजी की बुक है उसको आप प्रेफर करें। फिर है हमारे पास बिजनेस मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, MCOM फ्रॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वालों का फेवरेट टॉपिक, ठीक है। प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, बिल्कुल बेसिक ऑफ मैनेजमेंट की हम यहाँ पर बात करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी, मोटिवेशन, लीडरशिप, ये वाली जो टॉपिक है आपका सीधा सीधा आप कोई भी जनरल मैनेजमेंट की बुक ले लीजिए, काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं। फिर भी मैं बता देती हूँ, एक तो आप RBD की नौलखा यहाँ पर प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा GS सुधा प्रेफर कर सकते हैं, और भी एक बुक है अजमेरा बुक कंपनी की बुक भी आप यहाँ पर प्रेफर कर सकते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बिजनेस एथिक्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कंपनसेशन मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कलेक्टिव बार्गेनिंग, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, पर्सनैलिटी और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ये सारा जो कंटेंट है आपका सीधा सीधा आपको किसका दे रखा है, HRM का। तो आप कोई भी मानव संसाधन प्रबंधन की बुक प्रेफर कर सकते हैं। शर्मा सुराना आपकी RBD की बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, तो आपका मटेरियल वहाँ से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पर हम बात करें ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, टाइप ऑफ बैंक कौन कौन से होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स, फाइनेंशियल सेक्टर्स, डिजिटेशन ऑफ बैंकिंग। नेक्स्ट है इंश्योरेंस आपका। तो यहाँ का जो आपका मटेरियल है वो 2 से 3 बुक में हम कवर कर सकते हैं। एक तो आपकी जो इंश्योरेंस की बुक आती है, ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में चलती है और कुछ में नहीं, तो उससे रिलेटेड बुक से आप वाला जो टॉपिक है उसको कवर कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत बड़ा नहीं है, आप सीधे गूगल या फिर यूट्यूब देवता की हेल्प लेकर भी क्या कर सकते हैं, इसको कवर कर सकते हैं। और आई विल ट्राई कि इसको तो मैं ही कवर करवा दूँ। इसके अलावा बैंकिंग की बुक आती है, तो आप वहाँ से अपना सारा मटेरियल क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। और इसी के साथ RBI की साइट वगैरह से आप क्या करें, अप टू डेट रहें, जिसके कारण हमारे से बैंक रेट, रिजर्व रेट ये सब पूछी जाती है, तो सीधे सीधे हमें करंट डेटा वहाँ पर लिखना होता है। यहाँ तो टॉपिक सीधे सीधे आपको क्या दिया है, जो आपकी यूनिट है उसका नाम ही दे दिया मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो इसमें तो मार्केटिंग के अलावा कुछ होगा नहीं। तो बिजनेस एड के बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी वाली यूनिट है। और जो बाकी हमारे कॉमर्स के कैंडिडेट्स हैं उनको इसको इंडिविजुअल करने के लिए मार्केटिंग की फिलिप कॉटलर आप पढ़ सकते हैं, अगर काफ़ी ज़्यादा अच्छा पढ़ना हो आपको तो। और इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास इन राजस्थान जो बुक चल रही है वो है बदादा पोरवाल, तो वहाँ से आप अपना इस कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, बदादा पोरवाल ऐसी बात नहीं है, RBD की बुक है और दिल्ली पब्लिकेशन से होती है, तो ऑल ओवर इंडिया भी मिल जाएगी, आप आराम से प्रेफर करके इसको अपनी स्टडीज़ कर सकते हैं। तो 2 ही बुक पॉपुलर है, या तो फिलिप कॉटलर आपकी, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर बदादा पोरवाल पढ़ सकते हैं ईजी लैंग्वेज के लिए। इसके अलावा कुछ और इंग्लिश में अच्छी खासी बुक्स हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। उसमें जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ अश्वत्थ थापा करके बुक है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, यानी कि आपके जितने भी लीगल एस्पेक्ट्स हैं, कानून के बारे में हम बात करें तो एक बुक आती है आपकी लेबर लॉस की, आप उसको फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा कंपनी लॉ भी इसमें है, तो आप कंपनी लॉ की बुक प्रेफर कर सकते हैं। एक बुक आती है कमर्शियल लॉ की, ये बुक्स आपको ईजिली मिल जाएंगी, RBD की ही ले लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। और इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि नहीं और थोड़ा स्टैंडर्ड चाहिए तो सीधा सीधा ICI की मॉड्यूल्स पर जाइए
ऑनलाइन पूरा डेटा मटेरियल अवेलेबल है, आपको पूरा ऑथेंटिक डेटा मिलेगा और आपको आराम से उससे स्टडीज़ भी कर सकते हैं। लास्ट यूनिट है इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। तो इनकम टैक्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, इनकम टैक्स के बेसिक कंसेप्ट और जो आपकी नागरिकता होती है उससे संबंधित प्रावधान, एग्जाम्प्टेड इनकम्स, एग्रीकल्चर इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, इंटरनेशनल टैक्सेशन, ठीक है, और कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट डिडक्टेड सोर्सेज। तो ये गाइज हमारा सिलेबस था, इसको हमको क्या करना है, पूरा करना है। इनकम टैक्स के लिए आप चाहते हैं तो वही ICAI के मॉड्यूल को प्रिफर कर सकते हैं। इसके साथ इनकम टैक्स और GST की बुक आती है काफ़ी सारी, आप आराम से मार्केट से लेकर आए और अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करें। अब हम बात करते हैं कि मैम आप एक स्ट्रेटजी की बात कर रहे थे कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे क्या फॉलो करना चाहिए, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपको किस तरीके से पढ़ना है ताकि हम अपने सिलेबस को ऑन टाइम रहते पूरा कर सकें। तो बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए, अगर हम बात करें किस चीज़ की कि मैम प्रिपरेशन एग्जैक्टली कैसे करनी है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखें। सबसे पहले तो जो लोग इनिशियल लेवल पर स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे पास 2 पेपर हैं, ओके। दोनों पेपर 1 की स्ट्रेटजी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। तो एक तो है आपके पास पेपर 1 और एक आपका है सब्जेक्ट का पेपर 2। पेपर 1 के लिए अपन प्रॉपर बात कर चुके हैं, इस वाली वीडियो में केवल पेपर 2 पर हम बात करेंगे। तो पहले उनकी बात करते हैं जो क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए गाइज, पेपर 1 पर आप अपना फोकस रखो। रीज़न है उसका कि वो थोड़ा शॉर्ट पेपर है और हमें क्या करना है, हमें अच्छे मार्क्स लाकर केवल पास ही तो होना है। अगर आपको रैंक वगैरह लानी है तब तो स्ट्रेटेजी अलग है, लेकिन अगर हमें केवल सेट और नेट क्लियर करना है ना, तो सीधा लॉजिक है, पेपर 1 पर अपना फोकस रखें और फिर पेपर 2 को जितना अच्छा आप कर पा रहे हैं कर पाएँ। नो डाउट हमें पेपर 2 की भी ज़रूरत है, बट पेपर 1 क्योंकि ईजी होता है और सेलेक्टेड डेटा होता है तो हम उसको जल्दी कवर कर सकते हैं बजाय पेपर 2 के। तो पेपर 2 के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास 10 यूनिट्स हैं, उन 10 यूनिट्स में सबसे पहले आप ये फाइंड कीजिए कि कौन सी वो एटलीस्ट 5 यूनिट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आती हैं या फिर आपका उनमें इंटरेस्ट है। तो आप सबसे पहले उन 5 यूनिट को कवर करने की आप कोशिश करिए, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि 50% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 50% क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, ओके। अब इसके बाद हम क्या बात करते हैं, फिर आप 2 से 3 यूनिट वो लीजिए जिसमें आपका थोड़ा हम कह सकते हैं इंटरेस्ट कम है या फिर टफ है। तो आप क्या करें, पूरी 10 यूनिट कवर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि रीज़न है हमारे पास इतना टाइम नहीं है। टाइम होता तो हम 10 की 10 यूनिट रिवाइज भी करते, उनको बहुत अच्छे से भी करते। तो यहाँ पर हम कोशिश ये करें कि पेपर 1 को बहुत अच्छे से कर लें और पूरा कर लें, अपना टाइम टेबल इस अकॉर्डिंग आप सेट करें। और जो पेपर 2 है उसमें 7 से 8 यूनिट आप कर लीजिए, लेकिन उनको बहुत बेहतरीन तरीके से कर लीजिए। रही 2 यूनिट तो नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, और इतना पढ़ने के बाद हम इतने डल तो रहेंगे नहीं कि उन क्वेश्चंस को कवर ना कर पाएँ। और आई एम नॉट सेइंग कि पूरी मत पढ़ो बट बहुत ज़्यादा डीप में मत पढ़ना। 6 यूनिट बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लेना, 2 यूनिट थोड़ी ठीक ठाक कर लेना और 2 यूनिट तो आप और ऊपर से कर सकते हैं आप। नो डाउट इसको हम कह सकते हैं एक अच्छी स्ट्रेटजी जिससे आप आराम से पेपर क्लियर कर लेंगे। क्योंकि अगर हम परसेंटेज की बात करें जो कि कट ऑफ जाती है, जनरल की नेट में जाती है 60 से 62 कट ऑफ मैक्सिमम, किसकी, नेट एग्जामिनेशन की। और JRF के लिए हम 65 तक ले सकते हैं। 300 में से जब हम इस चीज़ को गाइस कैलकुलेट करते हैं ना, तो अगर 70% भी ले रहे हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, हमारे पास सीधा आ रहा है 210। क्लियर, यानी कि अगर हम 2 का यहाँ डिवाइड दे रहे हैं तो कितना हो रहा है, हमको कितने क्वेश्चन सही करना है, 150 में से हमें करना है 100 to 105 क्वेश्चन। वो तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। अगर हम क्या कर रहे हैं, केवल अगर 90 to 105 का भी ग्राफ लेके चल रहे हैं तो इसमें आपके नेट और JRF दोनों क्लियर होने के चांसेस बढ़ते हैं। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होते हैं, अगर 50 में से आपने 35 भी सही कर दिए तो हमको पेपर 2 में कितने सही करने हैं, यहाँ पर आप सीधा क्या कह सकते हैं, एस्टिमेट लगा सकते हैं। हमें पेपर 2 में 55 to 60 क्वेश्चन सही करने हैं। तो मैं वही तो कह रही हूँ कि 6 से 7 जो आपकी यूनिट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लो, रिमेनिंग 3 यूनिट्स को ठीक ठाक तरीके से कर लो। बुक्स की हमने ऊपर बात कर ली, अब देखते हैं कि और क्या क्या तरीके हैं अपनी प्रिपरेशन करने के। तो देखिए, सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर को मत भूलना, जितने ज़्यादा हो सकते हैं उनको सॉल्व करो। मार्केट में मिल जाएंगे, R गुप्ता के आते हैं तो आप मार्केट में जाकर उनको परचेज कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के बिना तो आपका काम चलेगा नहीं, हमें आइडिया होगा नहीं। और जब हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं तो एक क्वेश्चन के साथ साथ उसके 4 ऑप्शंस को हम और सॉल्व करते हैं, तो हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आइए याद से,
इसके बाद कुछ टॉपिक्स आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। काफ़ी वाइड कंटेंट अवेलेबल है, बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स आपको टीच कर रहे हैं, मैं भी टीच करूँगी, ठीक है। पेपर 1 की हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं और इसी के साथ कॉमर्स के भी हम टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम और क्या तैयारी कर सकते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम कोचिंग लें या नहीं। इफ़ यू फाउंड सूटेबल कोचिंग, आपको लगता है कि 2 मंथ्स में यू कैन कवर विद कोचिंग, तो आप लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि कोचिंग नहीं ले सकते, बट प्रेफरेंस सेल्फ स्टडी को दीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट्स तो वही है ना जो हमने कभी पढ़े थे। कोचिंग वाले कैंडिडेट्स काफ़ी अच्छी अच्छी कोचिंग्स भी अवेलेबल हैं, हो सकता है आपके डिस्ट्रिक्ट में हो, ऑनलाइन भी हैं, तो आई विल नॉट टेक पर्टिकुलर नेम हियर, बट ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप और क्या प्रीफर कर सकते हैं, आप नोट्स प्रीफर कर सकते हैं अच्छे किसी कोचिंग के, या फिर किसी सीनियर ने जो एग्ज़ाम क्रैक कर रखा हो तो उनसे आप हेल्प ले सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। मेन चीज़ें तो यही है कि आप यूट्यूब को फॉलो करें, प्रीवियस ईयर पेपर को फॉलो करें, इसके अलावा नोट्स को फॉलो करें, और जो मैंने बुक्स बताई हैं उनको फॉलो करें। रिवाइज करें बिना एग्जाम में जाना मत, वरना पूरा कॉन्फिडेंस कैंडिडेट का बोल जाता है, और जब कॉन्फिडेंस नहीं रहता ना, तो फिर चाहे आपने कितनी ही मेहनत क्यों ना की हो, यू विल बी ज़ीरो देयर, ठीक है। आपको लगेगा कि अरे यार शायद ये आंसर होगा, शायद ये होगा, हालांकि आपको आता होगा, बट अगर कॉन्फिडेंस लूज़ कर गए तो फिर आप बहुत ज़्यादा लॉस में रहेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आई होप एंड विश की वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मैंने कोशिश की कि सारी चीज़ें मैं यहाँ पर कवर कर पाऊँ। किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है ये मैंने आपको बता दिया। 1 बाय 1 यूनिट स्टार्ट करो, जिस यूनिट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है पहले उसको कवर करो, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैंने सिलेबस कवर करना स्टार्ट कर दिया है। अप टू डेट रहो। 2 महीने की बात है, बहुत ज़्यादा तो हमारे पास है नहीं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा महीने हैं। सेट राजस्थान सेट में 2 महीने, नेट एग्ज़ाम तो उससे भी पहले है, हालांकि जून में तो फिर से है, बट नेट एग्ज़ाम उससे भी पहले है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। और कुछ कैंडिडेट्स अगर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहते और खुद के लक बेस्ड रहना चाहते हैं, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कर लीजिए, कुछ ना कुछ तो आइडिया आपको बैठ ही जाएगा। और नॉलेज अच्छी रही, लक अच्छा रहा, तो इसके बिहाफ पर भी बहुत बार कुछ कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। तो हमने यहाँ पर कंप्लीट डिस्कस किया कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। इसके बाद भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम रहती है तो मेरा टेलीग्राम चैनल, पहली बात तो आप पीडीएफ्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझसे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स यहाँ पर पूछ सकते हैं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, जो कि कॉमर्स का प्रीवियस ईयर पेपर होगा। नेट में किस तरीके का आता है वो हम सॉल्व करेंगे, जो जस्ट लास्ट 2022 के लास्ट में हमारे पेपर हुए हैं, उन 2 से 3 पेपर्स को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और इसके बाद हम क्या देखेंगे, जो हमारा राजस्थान सेट का पेपर है उसको भी यहाँ पर फॉलो करेंगे। और एक क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स को कंफ्यूज कर रहा है, पीएचडी एंट्रेंसेस। गाइस, राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एंट्रेंस है होपफुली जल्दी ही आएगा। अदरवाइज जिन कैंडिडेट्स का जीआरएफ एक्सपायर हो रहा है, वो इंडिया में काफ़ी और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आपके नेट जीआरएफ के एडमिशन्स ओपन है। अदरवाइज फिर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में लेकर अपना जीआरएफ का अमाउंट उठा सकते हैं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। चैनल के साथ बने रहना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब बढ़ेंगे नहीं, मोटिवेशन कैसे आएगा, ठीक है। जल्दी मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा।